राज जो कभी मिलता नहीं, डर जो हमेशा कायम रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कायम और आप सुन रहे हैं एक हॉरर स्टोरी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी रिया और उसके परिवार वालों की है। तो चलिए अब ये कहानी रिया और उनके परिवार वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। आप सभी से मेरी एक छोटी सी विनती है, अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप कायम फैमिली का हिस्सा बने। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप कमेंट में बताओ आपका क्या नाम है और आप कहां से हैं। तो चलिए अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। रिया की मां बोल रही है, रिया रिया, ये मैं क्या सुन रही हूं कि तुम जैतपुर गांव जा रही हो उस भूतिया हवेली के बारे में जानने के लिए। ये सुनकर रिया अपनी अलमारी में कुछ ढूंढते हुए बोली, हाँ माँ, मैं और जनकू आज ही वहां के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सुनकर उसकी माँ परेशान होते हुए बोली, रिया, तुम्हें मैंने बताया था ना कि जैतपुर गांव की उस हवेली में जाना खतरों से खाली नहीं है। जो भी आज तक उस हवेली में गया है जिंदा वापस नहीं आया। ये तुम जानती हो ना, तो फिर सब कुछ जानते हुए भी उस हवेली में क्यों जाना चाहती हो? रिया की माँ प्रेमा ने गुस्से में रिया से कहा। यह सुनकर रिया बोली, ओहो माँ, आप भी ना। माँ कैसी बातें करती हो, ऐसा वहां कुछ नहीं है। और वैसे से पापा सच कहते हैं कि आप बिल्कुल नहीं बदली हो, अब भी बिल्कुल गांव की ही हो, इन सब अंधविश्वासों को मानती हो। यह सुनकर रिया की माँ बोली, देखो रिया, तुम चाहे जो समझो, लेकिन मैंने बोल दिया तुम वहां पर नहीं जाओगी। तब रिया कुछ कहती उससे पहले ही, क्या हुआ भाई, माँ बेटी में किस बात को लेकर बहस चल रही है? रिया के पापा सुरेंद्र ने अंदर आते हुए कहा। अपने पापा को अंदर आते देखकर रिया उसके पास जाकर बोली, देखो ना पापा, माँ मुझे जैतपुर जाने से मना कर रही है। और आप तो जानते ही हो ना पापा कि मैं अपने काम को लेकर कितनी सीरियस हूं। और पापा आप तो जानते हो ना, पिछली बार जब मैंने अहमदपुर के उस जंगली दुर्ग का पर्दाफाश किया था, उसकी सच्चाई, उसका रहस्य सबके सामने लाई थी, तो खुद कलेक्टर साहब ने अपने हाथों से मुझे सम्मानित किया था। यह सुनकर रिया के पापा मुस्कुराते हुए बोले, हमारी बेटी है ही इतने काबिल, इस बात में कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। यह सुनकर रिया बोली, लेकिन पापा, माँ का कहना है कि जैतपुर की उस हवेली में डायनों का बास है, जब मैं इन बातों को नहीं मानती। क्योंकि पापा, यह डायन, भूत, प्रेत, पिशाच कुछ नहीं होता, लोगों के मन का वहम होता है और कुछ नहीं। आपको पता है ना, अहमदपुर के जंगल में स्थित उस दुर्ग के बारे में भी ऐसी ही अफवाह फैली हुई थी, जिसकी वजह से सब लोग वहां जाने से डरते थे। लोगों का मानना था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, जो भी वहां जाता है जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन पापा, वहां की सच्चाई कुछ और थी, जिससे लोग अनजान थे। और उसी सच्चाई का पता लगाने के लिए जब मैं सावधानी से, बिना किसी की नजर में आए उस दुर्ग में गई, तब वहां जाकर मुझे पता चला कि वहां कोई भी भूत प्रेत नहीं है, बल्कि कुछ कुख्यात लुटेरे हैं जो लोगों को भूत प्रेत के नाम से डराते हैं। वे लोगों के डर का फायदा उठाकर रात को आने जाने वाले राहगीरों को लूटते हैं और मारकर उस जंगल में फेंक देते थे। क्योंकि जिससे लोगों को यह लगे कि भूत प्रेत ने उसे मार दिया है, यहां तक कि वह लोग जंगली जानवरों का शिकार कर उनके खाल, सींग, आंखें आदि को भी बेच देते हैं। और लोगों को यही लगता है कि यह सब कुछ भूत प्रेत ने किया है। उन लुटेरों की सच्चाई किसी को पता न चल जाए, इसलिए वो लुटेरे जो भी उस जंगल में दुर्ग के आसपास जाता, उसे मार देते, जिसकी वजह से लोग वहां जाने से डरने लगे। और वो लुटेरे अपना सारा लूट का माल उस दुर्ग में रखते, क्योंकि उस दुर्ग में उनका चोरी का माल सुरक्षित था। पापा, उन लुटेरों की वजह से पूरे जिले में लुटेरों का आतंक छाया हुआ था। पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। चारों तरफ डर का माहौल फैला हुआ था। लेकिन जब मैंने उस दुर्ग में रहने वाले लुटेरों का पर्दाफाश कर लोगों को यह बताया था कि उस दुर्ग में कोई भूत पिशाच नहीं है, बल्कि कुछ कुख्यात लुटेरों का काम है, सारी सच्चाई सामने आने पर लोगों को तब ज्ञात हुआ कि सच्चाई क्या है, जबकि लंबे समय से तो लोग एक अंधविश्वास में ही जी रहे थे। तब आप ही जानते हैं ना पापा कि मेरा कितना नाम हुआ था और लोगों में फैला वो डर भी दूर हो गया। ये सुनकर रिया के पापा सुरेंद्र बोले, हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, ये भूत पिशाच कुछ नहीं होता,
बस लोगों के मन का वहम और अंधविश्वास होता है और कुछ नहीं। लेकिन तुम तुम्हारी माँ की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें तो पता है बेटा कि तुम्हारी माँ तो बस वही कुछ सड़ी गली बातें दोहराती रहती है। रिया के पापा ने रिया का हौसला बढ़ाते हुए कहा। ये सुन रिया की माँ प्रेमा बोली, देखिए जी, मैं सही कह रही हूँ। जैतपुर की उस हवेली के बारे में कोई झूठी अफवाह नहीं है, एक सच्चाई है। वहां जाना खतरों से खाली नहीं है। मेरी माँ बताती थी मेरे नाना जी के बारे में। मेरे नाना जी भी जंगल गए थे किसी काम से, और आते वक्त रात हो गई तो लोगों का कहना है कि वे तो हवेली में जाते देखे गए थे और वे वापस लौट कर कभी नहीं आए। रिया की माँ प्रेमा अपने अतीत में खोते हुए घबराते हुए बोली। ये सुनकर रिया के पापा सुरेंद्र खींचते हुए बोले, देखो प्रेमा, तुम बार बार वही बातें मत दोहराया करो। अरे, हम जानते हैं कि जैतपुर में तुम्हारा ननिहाल है और तुम बचपन से ही अपनी माँ के साथ वहां रही हो। और सच यह है कि वहां के लोगों की बात सुन सुनकर तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। और वहां के लोगों की तरह तो तुम्हें भी लगता है कि वहां डायन रहती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखना मेरी बेटी, इस बात का भी पर्दाफाश जरूर करेगी। उस समय तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि उस हवेली में डायन रहती है या नहीं। ये सुनकर प्रेमा बोली, देखिए जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये सुनकर सुरेंद्र बोले, प्रेमा, अब मुझे इस बारे में और कुछ नहीं सुनना और ना ही कोई बहस करनी है। और बेहतर यही होगा कि तुम भी यह अंधविश्वास बेफिजूल की बातें अपने दिमाग में मत लाया करो। ऐसी अंधविश्वास की बेफिजूल की बातें सुनाकर हमारा दिमाग खराब करती हैं और खुद भी परेशान होती हैं। अगर इन सब के बारे में सोचना छोड़ दोगी तो तुम्हारे लिए और हमारे लिए भी बेहतर होगा, समझी तुम? ये सुनकर प्रेमा कुछ नहीं बोली। तब सुरेंद्र रिया की तरफ देखते हुए बोले, अच्छा बेटा, मैं चलता हूं ऑफिस में, मुझे कुछ जरूरी काम है। हाँ, लेकिन सावधानी से काम लेना, क्योंकि तुम जो काम करती हो उस पर कदम कदम पर खतरा भी हो सकता है। रिया के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर रिया बोली, पापा आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है, वो बहुत बहादुर है। देखना वो कैसे यह काम चुटकियों में कर कर आती है। यह कहकर रिया अपने पापा के गले लग गई। तब सुरेंद्र बाबू अपनी बेटी का गाल प्यार से थपथपाते हुए बोले, ठीक है बेटा, जाओ, और हाँ, फोन पर अपने पापा को अपने खबर देते रहना। तुम्हें पता है ना कि तुमसे एक पल भी दूर हमसे नहीं रहा जाता। आखिर तुम हमारे जीने की वजह जो हो। रिया के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। तब रिया बोली, ठीक है पापा। यह सुनकर सुरेंद्रनाथ बोले, ठीक है बेटा, अच्छा अब मैं चलता हूं। यह कहकर सुरेंद्र बाबू अपने ऑफिस के लिए निकल गए। सुरेंद्र बाबू के ऑफिस जाने के बाद प्रेमा फिर अपनी बेटी रिया से बोली, रिया, मैं तुम्हारी मां हूं और मुझे बेटा तुम्हारी चिंता है, अपनी मां के लिए मत जाओ। यह सुनकर रिया बोली, मां प्लीज, मैंने बोला ना, मेरे लिए मेरे काम से बढ़कर कुछ नहीं है। मां, अगर मैं इस तरह लोगों की बातें सुनकर डर गई तो फिर मुझ में और बाकी लोगों में क्या अंतर रह जाएगा, जबकि हमारा तो काम ही है लोगों के सामने सच्चाई को लाना। यह कहकर रिया अपनी मां के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मां आप परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं। उस हवेली में आपको लगता है मां कि उस हवेली में डायनों का वास है, ये सिर्फ मां आपके और लोगों के मन का वहम है और कुछ नहीं। और देखना मां, मैं बहुत जल्द ये सच्चाई सबके सामने भी ले आऊंगी। रिया मुस्कुराते हुए बोली। ये सुनकर प्रेमा उदास होते हुए बोली, ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी हुई हो और वहां जाना चाहती हो तो बेटा अकेले मत जाओ, किसी को साथ लेकर जाओ। ये सुनकर रिया बोली, मां आप चिंता मत करो, मैं जनकू को साथ लेकर जा रही हूं। रिया ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक आवाज आई, ना रिया, ना, वहां मैं नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ। यह सुनकर रिया ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर जनकू थी। फिर रिया की मां बोली, अच्छा बेटा तुम बातें करो, मुझे कुछ काम है। यह कहकर वो चली गई। तब रिया जनकू की तरफ देखते हुए बोली, अरे ओ जनकू, ये क्या बोल रही है? यह सुनकर जनकू उसके पास आते हुए बोली, सच कह रही हूं रिया, अरे मेरी मौसी की देवरानी बता रही थी कि जैतपुर में उसका ननिहाल है। वो बता रही थी कि उस हवेली में डायनों का वास है और जो भी वहां जाता है वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। और देखो रिया,
मुझे अभी इतनी जल्दी नहीं मरना। मुझे रुनझुन जी से अपनी शादी करनी है, उसके साथ अपनी जिंदगी जीनी है। ये कहते हुए जनकू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपने सुनहरे सपनों में खोने लगी। तब रिया उसके पास आकर उसके सिर पर एक हल्की सी हाथ की चपत मारती हुई बोली, क्या कहा तुमने जनक नंदिनी? मुझे तो लगता है तुमने ही जरूर माँ के कान भरे होंगे। और ये बुआ जी की देवरानी जेठानी का किस्सा छोड़ो और कान खोलकर सुन लो। तुम मेरे साथ जैतपुर चल रही हो। यह सुनकर जनक नंदिनी बोली, लेकिन रिया, अगर वहां सच में डायन हुई तो? उसकी बात बीच में काटते हुए रिया बोली, अब छोड़ो इन फालतू की बातों को और मेरी बात सुनो। मैंने कह दिया ना कि तुम मेरे साथ चलोगी तो चलोगी, इसके आगे और मुझे कुछ नहीं सुनना। फिर रिया कुछ देर चुप रहकर बोली, जनकू, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, समझी न तुम? और अब कोई बहाना नहीं चलेगा। रिया ने जनकू की तरफ देखते हुए कहा और फिर बोली, और ये क्या छिपकली सी, सब दिन कुछ न कुछ खाती रहती हो, लेकिन वजन 100 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा तुम्हारा। रिया ने उसके हाथ से सेब छीन कर फेंकते हुए कहा। तब जनकू बोली, लेकिन रिया, मुझे कुछ खाने तो दो। तब रिया बोली, अरे ओ जनकू महारानी, ये खाना पीना बाद में कर लेना, पहले भगवान के लिए मुझ पर तरस खाकर हाँ कह दो। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। यह सुनकर जनकू उदास होते हुए बोली, ठीक है रिया, अरे अगर अपनी बेस्ट फ्रेंड के खातिर मेरी जान भी चली गई तो ठीक है, लेकिन रुनझुन से मेरा विवाह करने का सपना अधूरा ही चला जाएगा। यह सुनकर रिया बोली, अब चुप करो अपनी यह नौटंकी और जल्दी से तैयार होकर आओ, हमें निकलना अभी है। यह सुनकर जनकू बोली, ठीक है रिया, डांटो मत, लेकिन मैं अपना यह सेब तो ले जा सकती हूं ना? जनकू अपना सेब उठाते हुए बोली। यह देखकर रिया कुछ बोलती, इससे पहले ही वह बोली, ठीक है, जा रही हूं। और वह कमरे से और अपने घर तैयार होने के लिए चली गई। फिर रिया अपने सिर पर हाथ लगाते हुए खुद से ही बोली, ये जनकू भी न मुझे पागल कर देगी। यह कहते हुए वो अपना जरूरी सामान अपने बैग में रखने लग गई। वैसे रिया बहुत ही होनहार, सुंदर और बहुत ही बहादुर लड़की है। वह एक 24-25 साल की पत्रकार है और जनक नंदिनी उसकी कॉलेज की फ्रेंड है और अब उसके ही साथ उसके ही ऑफिस में काम करती है, जिसे प्यार से सब जनकू कहकर बुलाते हैं। जनक नंदिनी देखने में दुबली पतली लड़की है, मुश्किल से उसमें 45 किलो वजन भी नहीं होगा। जनक नंदिनी अपने ही ऑफिस के एक लड़के रुनझुन से प्यार करती है। जहां जनक नंदिनी देखने में दुबली पतली लड़की है, वहीं रुनझुन देखने में 80-90 किलो का लड़का है। जनक नंदिनी उससे बहुत प्यार करती है और वहीं रुनझुन भी जनक नंदिनी को चाहता है। ऑफिस में सारे लोग उनकी जोड़ी का कद्दू और भिंडी की जोड़ी कहकर मजाक बनाते हैं। वहीं रिया की मां प्रेमा एक सीधी सादी औरत है जो बचपन से ही गांव में रही है और शादी के बाद अपने पति के साथ शहर आकर बस गई। वहीं रिया के पापा सुरेंद्र बाबू शुरू से ही शहर में पले बड़े हैं और काफी खुले विचारों के हैं। वो रिया को अपनी बेटी नहीं बेटा मानते हैं और रिया के घूमने फिरने, खाने पीने और कुछ भी पहनने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। सुरेंद्र बाबू और प्रेमा दोनों की ही अपनी इकलौती बेटी रिया में जान बसती है और वहीं रिया भी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती है। उनका छोटा सा परिवार बड़ा ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था। 1 घंटे बाद रिया के कहने पर जनकू तैयार होकर और अपना बैग लेकर रिया के पास उसके घर आ गई। उसे आए देखकर रिया मुस्कुराते हुए बोली, हेलो, आ गई जनकू तुम? तब जनकू रिया को देखकर घबराते हुए बोली, अगर तुम कहती हो रिया तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना तो कर ही सकती हूं। यह सुनकर रिया हंसते हुए बोली, हाँ, क्यों नहीं, और वैसे भी जैतपुर की हवेली में हमें डायन अगर मिल भी गई तो बेचारी तुझे तो वैसे ही छोड़ देगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो उसे कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं, ऐसे ही उसे मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डायन को भी तुम पर तरस आ ही जाएगा, इसलिए आराम से चलो।
रिया हंसते हुए बोली। तभी प्रेमा वहां आ गई और आकर रिया के पास आकर बोली, बेटा, ये माता रानी का लॉकेट है, तुम्हारे गले में बांध देती हूं, ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। ये देखकर रिया मुस्कुराते हुए बोली, हो माँ, आप भी ना। तब रिया की माँ बोली, बेटा, अपनी माँ के लिए कम से कम ये माता रानी का लॉकेट तो अपने गले में बंधवा लो, जिससे मुझे ये तसल्ली रहेगी कि माता रानी हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी रक्षा करेगी। ठीक है माँ। ये कहकर रिया ने अपनी माँ के हाथ से वो लॉकेट अपने गले में बंधवा लिया। तब जनक नंदिनी बोली, आंटी, एक माता रानी का लॉकेट मेरे गले में जरूर बांध दो। अगर डायन मिल गई तो। नहीं, मुझे नहीं मरना। ये सुनकर प्रेमा बोली, हाँ बेटा, क्यों नहीं। उसने एक लॉकेट माता रानी के चरणों में से लेकर जनक नंदिनी के गले में भी बांध दिया। तब रिया बोली, माँ, अब हमें चलना चाहिए, देर हो जाएगी। तब उसकी माँ बोली, बेटा, अपना ध्यान रखना और माता रानी तुम दोनों की रक्षा करेगी। तब रिया बोली, माँ, आप घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, देखना आपकी रिया एक बार फिर कितना बड़ा पर्दाफाश करके लौटेगी। तब रिया की माँ ने दोनों के सिर पर हाथ रख दिया और कहा, ठीक है बेटा। फिर रिया जनक नंदिनी के साथ जैतपुर के लिए रवाना हो गई। शहर से जैतपुर का सफर बस से लगभग 2-3 घंटे का था। जैतपुर पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम के 5 बज चुके थे। गर्मियों का मौसम था, इसलिए अभी तक धूप खिली हुई थी। जैतपुर पहुंचकर रिया ने वहां के एक घर में जाकर अपना परिचय दिया और उसकी फ्रेंड जनकू के बारे में जानकर उस घर के एक बुजुर्ग आदमी ने उन्हें अंदर बुलाकर चारपाई पर बैठने के लिए कहा और खुद दूर कुर्सी पर बैठ गए। फिर वह बुजुर्ग व्यक्ति रिया और जनक नंदिनी की तरफ देखते हुए बोला, बेटा, तुम पत्रकार हो तो यहां किस काम से आई हो? शायद वह पिछली बार गांव की पाइपलाइन बनने के 6 महीने बाद ही टूट गई थी, उसके बारे में खबर लेने आई हो ना? अच्छा किया बेटा, आ गई। अरे सरकार भी कैसे काम करती है, बड़े बड़े वादे करती है और देखो वोट मांगने तो ऐसे आ जाती है। बड़ी मुश्किल से जाकर पाइपलाइन लगी थी, पानी का थोड़ा सुख मिला था गांव में, लेकिन 6 महीने भी ना हुए और टूट गई पाइपलाइन। अब फिर से वहीं पानी की किल्लत है। वह बुजुर्ग उनकी तरफ देखते हुए बोला। यह सुनकर जनक नंदिनी हंसते हुए बोली, अरे नहीं बाबा, नहीं, हम तो किसी और काम से आए हैं। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने अंदर आवाज देते हुए कहा, बहू, जल्दी से कुछ चाय नाश्ता लेकर आओ। तब उस बुजुर्ग आदमी ने हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए कहा, फिर किस काम से आई हो बेटा? तब रिया ने बोली, बाबा, हम यहां कुछ जरूरी काम से आए हैं और आपसे भी कुछ मदद चाहिए। यह सुनकर वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला, मैं कुछ समझा नहीं बेटा। तब रिया बोली, बाबा, हमने सुना है कि यहां गांव से बाहर सुनसान इलाके में एक हवेली है और लोगों का कहना है कि वहां डायन का वास है, जबकि हमें ऐसा नहीं लगता। हमें लगता है कि यह सिर्फ लोगों का मन का वहम है और कुछ नहीं। यह डायन, भूत, प्रेत, पिशाच ऐसा कुछ नहीं होता और जरूर हवेली में कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, इसलिए हम उस हवेली के बारे में जानने के लिए यहां आए हैं। रिया के मुंह से उस हवेली के बारे में सुनकर उस बुजुर्ग के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं और वह घबराते हुए बोला, ना बेटा ना, उस हवेली की तरफ ना जाइयो ना, वरना वह डायन तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तब तक एक औरत घूंघट डाले हाथ में चाय के प्याले और नाश्ते में कुछ बिस्कुट नमकीन ले आई और रखकर अंदर चली गई। तब उस बुजुर्ग आदमी ने रिया और जनक नंदिनी की तरफ चाय का प्याला बढ़ाते हुए कहा, लो बेटा, चाय पियो। फिर चाय की चुस्की लेते हुए रिया बोली, क्यों बाबा, आपको भी लगता है क्या कि वहां डायन का वास है? यह सुनकर वह बुजुर्ग बोला, लगता नहीं है बेटा, वहां सच में ही डायनों का वास है। आज तक जो भी उस तरफ गया है जिंदा वापस नहीं आया है और शाम के 7 बजे के बाद तो उस तरफ जाने वाले गांव के रास्ते को ही बंद कर दिया जाता है, जिससे गलती से कोई उस तरफ जा भी ना पाए। अगर तुम उस हवेली के लिए यहां पर आई हो ना, तो बेटा तो वापस लौट जाओ, वरना अपनी जान गंवाने के सिवा कुछ ना मिलेगा तुम दोनों को वहां पर। वह डायन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर रिया मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन आप लोगों को कैसे पता कि वहां पर डायनों का वास है? आपने कभी डायनों को देखा है क्या? यह सुनकर वह बुजुर्ग व्यक्ति उनकी तरफ देखते हुए बोला, हां बेटा, वहां सच में ही डायनों का वास है। कई बार गांव के लोगों के साथ साथ मैंने भी उस हवेली से चीखने, चिल्लाने, रोने और घुंघरू की आवाजें आती सुनी हैं। यह सुनकर जनक नंदिनी घबराते हुए रिया से बोली, मैंने कहा था ना रिया, उस हवेली में डायन है, लेकिन तुम मेरी बात मानती कहां हो? देखो रिया, अभी वक्त है, वापस चलते हैं। शहर जाने वाली बस हमें मिल जाएगी और अंधेरा होते होते हम अपने घर पहुंच जाएंगे।
क्यों बेवजह अपनी जान यहां रहकर मुसीबत में डालें? और वैसे भी भला यह बाबा झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। यह सुनकर रिया बोली, तुम तो जानती ही हो ना जनकू, मैं यह सब कुछ नहीं मानती और उस हवेली के बारे में पता लगाकर ही रहूंगी। तब जनकू घबराते हुए बोली, अब और क्या पता लगाना है? अरे भला यहां के लोगों से बेहतर उस हवेली के बारे में कौन जानता होगा? चलो यहां से चलते हैं। यह सुनकर रिया बोली, ठीक है, तुम घबराओ मत, लेकिन मुझे कुछ वक्त सोचने के लिए दो। तब रिया उस बाबा से बोली, बाबा आपको कब से, मेरा मतलब आप सब गांव वालों को कब से लगता है कि उस हवेली में डायन रहती है? और वह हवेली भी तो किसी की धरोहर होगी, कोई तो मालिक होगा उस हवेली का। तो क्या आप हमें विस्तार से इस बारे में बताएंगे? रिया की बात सुनकर वह बुजुर्ग बोला, बेटा इसके पीछे भी एक बड़ी ही लंबी और मनहूस कहानी है। यह सुनकर रिया बोली, कैसी कहानी? रिया हैरानी से उस बुजुर्ग की तरफ देखते हुए बोली, अब हम आगे की